गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है इनलाइन फंक्शंस इन सी प्लस प्लस कि सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं और इनलाइन फंक्शंस को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे भी कि कैसे कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। इनलाइन फंक्शन जो होता है एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है सी प्लस प्लस का। अगर मैं ये जो थ्योरी लिखी है इसको एक्सप्लेन करने की अगर बात करूँ तो होता क्या है कि अगर जो सी या सी प्लस प्लस जो भी कोई हमारा प्रोग्रामिंग होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शंस वगैरह हमने पढ़े हैं सी के अंदर। जो फर्स्ट ईयर में आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है उसके अंदर आपने फंक्शंस को पढ़ा है। फंक्शंस में होता क्या है कि जैसे किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कॉल करते वक्त हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको फंक्शन कॉलिंग के बारे में बताया था। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं, जो आर्गुमेंट्स इन्हें हम कहते हैं। तो वो जो आर्गुमेंट्स हम जब इनिशलाइज करते हैं, जैसे ही पास करते हैं, तो क्या करता है कि उनको स्टोर कर देता है। जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करता है स्टोरेज के अंदर, क्योंकि उनको इनिशलाइज करता है और उसको वैल्यू उसको देनी पड़ती है कंपाइल करते ही। तो उनको कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर कर देता है। अब वहाँ तो पहले तो वो जाके उनको स्टोर करेगा। दूसरा फिर क्या करता है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं कि हमने जो पास किए होते हैं पैरामीटर, जो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो हम एक्चुअल पैरामीटर्स को हम पास करते हैं। तो हमने एक्चुअल पैरामीटर्स को वहाँ पे पास कर दिया, वो इनिशलाइज वगैरह भी हुए, उन्होंने मेमोरी वगैरह भी ले ली। अब कहाँ जाएगा वो, फंक्शन की डेफिनेशन के पास जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन में फिर से हम क्या होता है कि वहाँ पे पैरामीटर्स हमने पास किए होते हैं ऊपर की तरफ। वो कौन से पैरामीटर्स कहलाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। और फॉर्मल पैरामीटर्स भी अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह लेंगे, तो वहाँ पे वो जगह लेंगे। फिर इस तरीके से क्या करता है कि उसको कंट्रोल ट्रांसफ़र करना पड़ता है वहाँ पे मेमोरीज़ का आपस में मैच करने के लिए। फिर अंदर कैलकुलेशंस होती है, पूरी जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन होने के बाद क्या होगा कि वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अगर होता है, हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है जो जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, तो किसी फंक्शन जो को होगा जो अगर जो काफ़ी डेप्थ कैलकुलेशन करना है, जैसे स्वैपिंग वगैरह करनी है, कुछ और करना है, या रेफरेंस के थ्रू स्वैपिंग करनी है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पे। तो जिनमें कैलकुलेशंस होगी वहाँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजी वे में कैलकुलेशन करके रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन क्या होता है कि जो कोई छोटे प्रोग्राम होते हैं उनमें जो टाइमिंग होती है, जो ट्रांसफ़र करते हैं कि पहले एक्चुअल पैरामीटर्स को मेमोरी में असाइन करेंगे, फिर फॉर्मल पैरामीटर्स मेमोरी में असाइन होंगे, फिर वहाँ से वैल्यू उठ के एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू को वहाँ पे कॉपी किया जाएगा, एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी को फॉर्मल में। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है कि वैल्यू को पास करना कॉलिंग फंक्शन से और पास करके उस फंक्शन तक पहुंचाना, इसमें जो टाइमिंग जो हमारी लगती है वो कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जितनी उससे कम टाइमिंग तो हमारा जो फंक्शन होता है प्रोसेसिंग करने में लगाता है। जैसे एडिशन वगैरह की प्रोग्रामिंग है, 2 नंबर हमको पास करने हैं, उनको दोनों को ऐड करके वापस से रिटर्न करना है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब अगर मैं उसको फंक्शन के थ्रू बनाता हूँ तो उसमें क्या होगा कि मैं पहले क्या करूँगा, कंट्रोल को वहाँ पे वैल्यूज इनिशलाइज होंगी, ए और बी जो वेरिएबल्स जो हैं, फिर उनको कंट्रोल को पास किया जाएगा वहाँ पे फंक्शन के, वहाँ पे फिर दूसरे वेरिएबल्स होंगे वो इनिशलाइज होंगे, उनको मेमोरी में जगह मिलेगी, और फिर अंदर कैलकुलेशन होगी और फिर वो वापस से उसको रिटर्न करेगा, फिर से मेमोरी में इसी तरीके से वैल्यूज असाइन होंगी। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है और उससे कम टाइम तो उसको कैलकुलेशन करने में लगा। तो ये फंक्शन ओवर हेडिंग कहलाते हैं ना, मेमोरी ओवर हेडिंग या फंक्शन ओवर हेडिंग इसको हम कहते हैं, है ना। द ओवर हेड, यहाँ पे जो शब्द मैंने काम में लिया है ओवर हेडिंग कहलाती है। किस तरीके से मेमोरी क्या होती है ओवर हेडिंग, अगर एक लाइन में हम उसको समराइज़ करें तो फंक्शन को जो कॉल ट्रांसफ़र किए जाते हैं उससे कम टाइम फंक्शन के एग्जीक्यूशन में अगर लग रहा है, उसकी जो डेफिनेशन है उसकी एग्जीक्यूशन में, तो फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाती है। कि एग्जीक्यूशन में उसकी कॉल ट्रांसफ़र करने में ही इतना टाइम लग गया इसमें मेमोरी इनिशलाइज में, कि उससे कम टाइम तो उसने अपने एग्जीक्यूशन में लगाया कैलकुलेशन करने में, तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएंगे। तो ऐसे फंक्शन का क्या फ़ायदा, जिसको ट्रांसफ़र करने में ही ज़्यादा टाइम लग गया कंट्रोल, यानी कि कंपाइलर कुछ समय के लिए उसी में बिजी हो गया। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और उसकी जगह जो हम फीचर काम में लेते हैं वो होते हैं इनलाइन फंक्शनिंग काम में लेते हैं। तो इनलाइन फंक्शन इस चीज़ को हमको रिड्यूस करता है और हमें क्या प्रोवाइड कराता है कि हम इनलाइन यानी कि उसी लाइन के अंदर, यानी एक ही लाइन के अंदर, उस लाइन के अंदर ही कि हम उसको इनिशलाइज कर देते हैं, यानी कि वहीं पे उसको हम इनिशलाइज कर देते हैं उस प्रोग्राम को, और वहीं पे उसकी पूरी डेफिनेशन होती है। तो जब भी ज़रूरत होती है तो उस फंक्शन को वहाँ पे डाल देंगे, वो वहीं पे उसको सीधा कॉल करेगा, वहीं पे उसकी जो कैलकुलेशन है उसको रिटर्न करके वापस उसको काम में ले लेगा। तो इस तरीके से वो उसी लाइन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको जो थ्योरी में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ।
When the program executes the function call instructions, the CPU stores the memory address of instruction following the function call, copies the arguments of the function on the stack and finally transfers control to the specified function। जैसे कि मैंने बोला था कि उनको कॉपी कर देगा और फिर उसका करेगा जो भी फंक्शन है उसको कॉल कर वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा कंट्रोल को। द CPU देन एग्जीक्यूट द फंक्शन कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्टोर द फंक्शंस रिटर्न वैल्यू को स्टोर करेगा प्रीडिफाइंड मेमोरी लोकेशंस पे और रिटर्न द कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, और कॉलिंग फंक्शन को फिर से रिटर्न करेगा कंट्रोल को। अब ये जो होता है ये ओवरहेड हो सकता है अगर एग्जीक्यूशन टाइम होगा जो फंक्शन का वो लेस देन होगा स्विचिंग फ्रॉम कॉलर फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन कॉल कर रहा है यानी कि हमारा मेन फंक्शन जो कॉल कर रहा है किसी दूसरे फंक्शन को, जो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र में इतना टाइम लग गया स्विचिंग करने में, अगर वो एग्जीक्यूशन से कम होगी ज़्यादा है तो ये फंक्शन ओवरहेड कहलाता है। तो फंक्शन फॉर द फंक्शंस दैट आर लार्ज होता है कॉम्प्लेक्स होता है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ओवरहेड की, इन सब ये सब ठीक चलता है। लेकिन जो फंक्शंस जो छोटे हैं जिनके अंदर हमको टाइम कम लग रहा है, ठीक है, तो वो हमारे को स्विचिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है बजाय उसके एग्जीक्यूशन में, तो वो यूजफुल नहीं है, वो उसकी जगह फिर हम इनलाइन फंक्शंस को काम में लेते हैं। तो क्या होता है C++ प्रोवाइड एन इनलाइन फंक्शन टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। इस फंक्शन कॉल ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए C++ इनलाइन फंक्शन को प्रोवाइड करा। इनलाइन फंक्शन इज ए फंक्शन दैट एक्सपांड इन लाइन व्हेन इट कॉल्ड। क्या करता है जब भी इसको कॉल किया जाता है उसी लाइन के अंदर ये एक्सपांड होता है। व्हेन द इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड द होल कोड ऑफ इनलाइन फंक्शन गेट इंसर्टेड और सब्सटीट्यूटेड। जो सारा कोड होता है उसका वो इंसर्ट कर दिया जाता है, सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है उसी पॉइंट पे, यानी कि उसी पॉइंट पे इनलाइन फंक्शन के एक सेम पॉइंट पे। दिस सब्सटीट्यूशन इज परफॉर्म बाय द C++ कंपाइलर। C++ कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इस प्रोसेस को वो करता है, जनरेट करता है। इनलाइन फंक्शन जो होता है वो एक छोटे फंक्शन में क्या करता है कि ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है जब छोटे फंक्शंस होते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है, एक कीवर्ड काम में लेते हैं इनलाइन, रिटर्न टाइप होगा जो भी उसका रिटर्न टाइप होता है वो हम यहाँ पे काम में लेंगे। जनरली वॉइड काम में लेते हैं ताकि हमको कुछ रिटर्न ना करना पड़े जनरली, और अगर हम कुछ दूसरे देते हैं रिटर्न टाइप तो हम उसको हैंडल करना होता है। फंक्शन का जो भी नाम होगा वो और ये पैरामीटर पास होंगे और जो भी उसके अंदर कोडिंग हमको करवानी वो। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, उस एग्जाम्पल को देखने से पहले एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी होगी कि जो इनलाइन फंक्शन है वो कहाँ यूजफुल नहीं है, कब हमें इनलाइन फंक्शन को काम में नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमने काम में लिया तो भी वो काम नहीं करेगा। रिमेंबर इनलाइनिंग यानी कि इनलाइन फंक्शन जो है इज ओनली रिक्वेस्ट टू कंपाइल, एक रिक्वेस्ट है कंपाइलर से, नॉट ए कमांड। ये कोई कमांड नहीं है, तो कंपाइलर कैन इग्नोर इट रिक्वेस्ट और इनलाइनिंग, यानी कंपाइलर खुद भी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर सकता है। और कब परफॉर्म नहीं करेगा, इन कुछ कंडीशंस में जो नीचे दी गई है इन कंडीशन में इसको परफॉर्म नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। अगर कोई फंक्शन जो लूप को लेके बैठा है तो इनलाइन फंक्शन में अगर हमने लूपिंग डाल दी तो उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फिर उसके एग्जीक्यूशन में इतना टाइम लगेगा जितना उसका स्विचिंग में नहीं लग रहा था। तो फिर वो नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, इनलाइन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता इनलाइन फंक्शन का। अगर कोई फंक्शन है उसमें स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई फंक्शन रिकर्सिव है या रिकर्सिव फंक्शन और लूपिंग में लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जब फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता रहेगा, यानी कि फिर से वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यानी कि उसके एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स हो गया, और अगर एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको क्या करेंगे, इनलाइन फंक्शन की तरह काम में नहीं लेंगे। If a function return type other than void and return statement does not exist in function body, जो रिटर्न अगर हमने कोई रिटर्न टाइप दे दिया, जैसा भी मैं पहले बोल ही रहा था थोड़ा जस्ट पिछले जो स्लाइड जिसमें कि हम क्या करते हैं रिटर्न टाइप जनरली वॉइड रखते हैं। अगर हम दूसरा रखते हैं इंटीजर फ्लोट या कोई रिटर्न टाइप उसका हम रख रहे हैं तो हमें नीचे रिटर्न टाइप डिफ़ाइन करना ही होगा। अगर हम रिटर्न टाइप डिफ़ाइन नहीं करते हैं, वहीं पे कुछ प्रिंट वगैरह करवाने की कोशिश करते हैं तो वो गलत होगा, तो वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी काम नहीं करेगा। दूसरा है गो टू और स्विच स्टेटमेंट भी इसके अंदर हम काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जंप स्टेटमेंट्स कहलाते हैं, और जंप स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं उनके अंदर इनलाइन फंक्शन के अंदर उसका हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जनरली अगर माना जाए इनलाइन यानी कि एक लाइन के अंदर, तो ये 1 2 3 लाइन के अंदर ये प्रोग्राम हमारा जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन फिनिश हो जानी चाहिए। ज़्यादा लाइनों के अंदर हम उसको यूज़ नहीं करना है। अगर उससे ज़्यादा लाइनें अगर उसके अंदर होती हैं तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के अंदर अगर जाता है तो हमें ऐसा नहीं करना है।
फिर उस इनलाइन फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, फिर हमें नॉर्मल फंक्शंस को ही यूज में लेना है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से इनलाइन फंक्शन वर्क करता है। ये हमारी हेडर फाइल है iostream.h, नेम स्पेस हमने ले लिया, इनलाइन इंट क्यूब इंट एस हमने कर लिया। यहाँ पे क्या किया, ये तो हमारा कीवर्ड है, ये इसका रिटर्न टाइप है, ये उस फंक्शन का नाम है और ये इसका आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप का। ये तीनों चारों चीज़ें हमारी हो गई। रिटर्न क्या कर रहा है, क्यूब के लिए है, क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या करना है, जो भी हमने एस आया एस को 3 बार मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो उसका क्यूब रिटर्न करता है। मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन अंदर क्या, क्यूब ऑफ 3, और क्यूब के अंदर यानी कि इस फंक्शन के अंदर हमने 3 पास कर दिया और ये यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर 3 पास करेगा, रिटर्न कर देगा, इसकी जो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। यानी एक लाइन के अंदर कॉल किया, फटाक से वहाँ पे गया और वापस आ गया। और ये इनलाइन फंक्शन है तो कॉल को इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कंट्रोल करने में। गेट से और आउटपुट हम कर देंगे 3 का जो क्यूब होता है 27 आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा। अब इनलाइन फंक्शन और क्लासेस किस तरीके से करते हैं, क्योंकि C++ है और C++ में हम सबसे ज़्यादा हमारा जो मेन जो C++ का फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है क्लासेस, और क्लासेस के अंदर इनलाइन फंक्शन कैसे काम में आता है वो हम देखते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू डिफाइन इनलाइन फंक्शन इनसाइड द क्लास। इनसाइड किसी भी क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करना काफ़ी मतलब पॉसिबल होता है। इनफैक्ट ऑल द फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर इम्प्लिसिटली इनसाइड, यानी कि कोई भी फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है वो इनलाइन ही कहलाता है। ऑल द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इनलाइन फंक्शन आर ऑल्सो अप्लाइड देयर, उनके ऊपर जो इनलाइन फंक्शन के जितने भी रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताए थे 4-5 पीछे, वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। इफ़ यू नीड टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर इनलाइन फंक्शन इन द क्लास देन जस्ट डिक्लेयर द फंक्शन इनसाइड द क्लास एंड डिफाइन द आउटसाइड। जो हमने इनसाइड एंड आउटसाइड वाला हमने देखा था पिछले जो लेक्चर्स के अंदर कि किस तरीके से हम क्लास की जो होता है डिक्लेरेशन जो होता है वो तो हम जो करते हैं जिसको हम प्रोटोटाइप भी हम कहते हैं, तो क्या करते हैं तो हम क्लास के अंदर कर देते हैं और उसकी डेफिनेशन जो होती है उसको हम क्लास के बाहर डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इनलाइन फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिक्लेयर तो हम क्लास के अंदर कर देंगे, उसकी जो भी डेफिनेशन होगी उसको हम क्लास के बाहर डिक्लेयर कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमारी क्लास है एस, हमने पब्लिक डिक्लेयर किया, इसका की जो इसका क्या होता है जो कहता है नेम स्पेस जो हमने यूज में लिया पब्लिक लिया। अब इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर जिसको हम कहते हैं पब्लिक यूज में लिया। ये मैंने क्या किया, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, ये फंक्शन का नाम है और ये इसके अंदर आर्गुमेंट हो गया हमारा एस। अभी हमने स्मॉल एस, तो इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन का जो डेफिनेशन था जो हमने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर हमने कर दिया। अब डेफिनेशन की बात करें तो कैसे करते हैं, बाहर हमने कीवर्ड अब यहाँ पे काम में लिया इनलाइन, मैंने यहाँ काम में नहीं लिया इनलाइन, मैंने यहाँ पे काम में लिया इनलाइन इंट एस। ये किसका, इस क्लास को हमने कॉल, ये क्लास का रहा और इसके साथ जो होता है ये होता है ये ऑपरेटर हमने यूज में लिया और उसके बाद क्या किया हमने, ये फंक्शन का जो नाम है और ये आर्गुमेंट, तो क्या करा ये इसको क्लास के बाहर हमने इसकी डेफिनेशन, अब इसकी जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं। तो क्लास के बाहर हमने, क्लास के अंदर तो उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया डिक्लेरेशन, और उसकी जो डेफिनेशन है उसको हमने कहा दिया क्लास के बाहर दिया। अब एक एग्जांपल हम जो है फुल फ्लैश एग्जांपल हम पूरा लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से इनलाइन फंक्शन है जो वर्क करता है। हेडर फाइल हो गई, नेम स्पेस हमारा हो गया, मैंने एक क्लास बनाई उसका नाम क्या है ऑपरेशन। इसके अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए 1 2 3 4 ए बी ऐड सम और मल्टीप्लिकेशन, ये हमने 5 जो है तो इंटीजर टाइप के। एक डिवीजन जो है फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर हो गया पब्लिक, हमने सबको पब्लिक बनाया। ये मेरे कुछ क्या हैं क्लास फंक्शंस हैं, वॉइड गेट, वॉइड सम, वॉइड डिफरेंट, वॉइड प्रोडक्ट और वॉइड डिवीजन, यानी का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये वॉइड फंक्शंस हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, वहीं पे प्रिंट करेंगे। ये फंक्शंस मैंने बना लिए। कंटिन्यू हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब फंक्शन की हमने डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, हमने डिक्लेरेशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की डेफिनेशन हमें देनी है। फंक्शन की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, ये हमने इनलाइन कीवर्ड यूज़ में किया, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, ये क्लास जो हमारी थी ऑपरेशन, और ये हमने क्या किया, ये हमने ऑपरेटर यूज़ में लिया, ठीक है, और ये हमारा जो भी फंक्शन था उसका नाम, क्योंकि हमने उसके अंदर कोई वेरिएबल पास करना नहीं है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ए के अंदर वैल्यू ले ली, बी के अंदर वैल्यू ली और एंटर सेकंड वैल्यू हमने इनके ले, ये तो क्या करा हमने गेट करा, यानी कि डेटा को हमने लिया। अब क्या करेंगे, हम दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन बनाई सम की, वही सेम इनलाइन काम में लिया, रिटर्न टाइप वॉइड है, ये क्लास का नाम है और ये हमारा उस फंक्शन का नाम है, और ये हमारा ऑपरेटर जिसके थ्रू हम क्लास को फंक्शन से जोड़ते हैं डिक्लेयर करते वक्त। तो ऐड में क्या किया मैंने,
ए प्लस बी कर दिया, क्योंकि ए प्लस प्लस बी की ऊपर ली थी वैल्यू, ए प्लस बी कर दिया और ऐड को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से आगे चलते हैं, फिर से क्या करेंगे, ये डिफरेंस के लिए लिया तो ए माइनस बी कर दिया और ये सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करवा दिया। फिर प्रोडक्ट के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया तो ये मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। फिर डिवीजन के लिए यहाँ पे डिवीजन में लिया और यहाँ पे डिवीजन को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हमारे ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया और चारों फंक्शंस की डेफिनेशन होगी कि किस तरीके से वो वर्क करेंगे, चारों के चारों फंक्शंस। अब बात करते हैं हमारा मेन फंक्शन कि मेन फंक्शन में हम कैसे उसको कॉलिंग करेंगे। ये मेन फंक्शन रहा, प्रोग्राम यूजिंग इनलाइन फंक्शन का, क्योंकि हमारा एग्जांपल था हमने ऐसे कैसे लिख दिया। हमने ऑपरेशंस का ऑब्जेक्ट बना लिया एस। ऑपरेशंस क्या है, हमारी क्लास है, क्लास का नाम हमने लिखा और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। तो अब एक को फंक्शन को कॉल करते जाएंगे, एस डॉट गेट, गेट से हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे, एस डॉट सम, इसे सम प्रिंट हो जाएगा, एस डॉट डिफरेंट, डिफरेंट प्रिंट हो जाएगा, एस डॉट प्रोडक्ट से प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा, डिवीजन से डिवीजन और गेट चेस से स्क्रीन रुकेगी। आगे हम देखते हैं ये हमारा आउटपुट है। तो अगर पहले वैल्यू 45 हमने एंटर कर दी, दूसरी वैल्यू हमने 15 एंटर कर दी, तो एडिशन अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो 45 प्लस 15 60, अगर सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो 30, अगर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 675 और डिवीजन करवाएंगे तो 3 हमारा आंसर आएगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो है इनलाइन फंक्शन वर्क करता है। आप देखें कि किस तरीके से जो है हमारा इनलाइन फंक्शन वर्क कर सकता है। तो कहाँ काम आता है इनलाइन फंक्शन, जो पूरा आज का जो थ्योरी था हमने इससे क्या सीखा, इनलाइन फंक्शन कहाँ काम आता है, जब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, यानी कि फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो उससे भी कम टाइम ले रहा हो जितना टाइम उसको जो कॉल को स्विच करने में लगता है, कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन के अंदर, कॉलिंग फंक्शन या कॉल्ड फंक्शन के अंदर जो स्विचिंग में टाइम लगता है, अगर उससे भी कम टाइम फंक्शन को एग्जीक्यूशन में लग रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम इनलाइन फंक्शन में कन्वर्ट करके ही काम में लेंगे, ताकि उससे कंपाइलर का टाइम वेस्ट ना हो। कुल मिला के कंपाइलर का जो टाइम है उसको बचाने के लिए हम ये सब करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था इनलाइन फंक्शन सो कंप्लीट हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग जो है हमारी किस तरीके से होती है। थैंक यू।